चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में यहां तक लिखवाना भी हो गया था आप लोगों को। नेक्स्ट आप लोग देखो कोशेंट रिलेशनशिप, चाहो तो लिख भी सकते हो इसको कॉपी में। कोशेंट रिलेशनशिप tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा बाय cos थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा बाय sin थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा बाय cos थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूं। लिखना हो जाए आप लोग का, ये बोर्ड पर कुछ कुछ लिख रहा हूं मैं, इसके डेफिनेशन का थोड़ा बताना। साइन थीटा का डेफिनेशन क्या होता था? p बाई एच। कॉस थीटा का डेफिनेशन p बाई एच और टेन थीटा का डेफिनेशन p बाई पी। अब थोड़ा जादू देखो आप देखना कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा अगर मैं करूं तो साइन थीटा बाय डेफिनेशन होना चाहिए p बाई एच, कॉस थीटा बाय डेफिनेशन होना चाहिए b बाई एच। एच एच कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से? p बाई बी, और p बाई बी किसके इक्वल है बताओ? टेन थीटा। एंड देयरफॉर वी कैन से कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बताओ? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इस तरीके से ये वाला रिलेशनशिप डेवलप होता है। नहीं एक्सप्लेनेशन नहीं जरूरी है आपके, पीडीएफ तो मैं दूंगा ही, मिल जाएगा। सुना ध्यान से, अभी प्रूफ मैंने एक का दिखाया आपको, सेकंड वाले को भी आप चाहो तो इसी तरीके से बड़े आराम से प्रूफ कर सकते हो। प्रूफ लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेशनशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। क्लियर है मेरे ख्याल में? बताओ मेरे को बिना देखे। टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, रिपीट करना है कि हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर ये जितना भी जिसका भी नाम लिखा हुआ है, ये ट्रू नाम है कि फॉल्स नाम है, ये फेक नाम है? आई विल से फेक भी नहीं है, ट्रू भी नहीं है, वैसे आधा आधा है, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है ना? तो इन सारे का फुल फॉर्म भी हम लोग को थोड़ा सा याद रखना चाहिए। मैं दिखा देता हूं एक बार। ये जो सिन है इसको क्या पढ़ना है बताओ? साइन। ये जो कॉस है इसको क्या पढ़ना है? कोसाइन। फुल फॉर्म में अगर कोई पूछ ले आपसे, टेन को क्या पढ़ना है? टेंजेंट। कॉट को क्या पढ़ना है? को टेंजेंट। सेक को क्या पढ़ना है? सेकेंड। और कॉसेक को क्या पढ़ना है बताओ? कोसेकेंड। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? ठीक है, इनको भी चाहो तो लिख लो आप। चलो आगे चल रहे हैं यहां से। एक आप लोग थोड़ा सा नोट लिखने का कष्ट करो, लिखो नोट। नोट में लिखना, पहले एक बार समझ लो फिर लिख लेना। जो आपका क्वेश्चन होगा ना वो दो टाइप का है। एक टाइप का ऐसा आएगा कि इफ लेट्स से साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। दोनों को ध्यान से समझने का ट्राई करना। हाँ, एक इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आपको दिया हुआ है और बाकी हो सकता है कि बाकी सारा पूछ ले, ये कोई पर्टिकुलर एक दो ठो और पूछ ले। ठीक है ना? तो इस टाइप का एक फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन रहेगा। एक फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि इफ इन ट्राइंगल एबीसी, इफ इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, कॉमा आपको ऐसा कुछ बोला रहेगा कि ए बी इज इक्वल्स टू लेट्स से 3, बी सी इज इक्वल्स टू लेट्स से 4 सेंटीमीटर, फाइंड, ऐसा कुछ बोलेगा आपको कि साइन ऑफ एंगल ए। एक इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ब्रॉडली यही दो कैटेगरी हो सकता है। दोनों कैटेगरी में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको पहले ही समझा देता हूं। देखो इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ बताओ? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसमें लेकिन आपको एक ट्राइंगल का नाम दिया हुआ है और उस ट्राइंगल का इन पर्टिकुलर आपको साइड्स दिया। ठीक है, तो मैं बस शॉर्ट फॉर्म में एक बात बोलूंगा, जब क्वेश्चन से हम डील करेंगे तो और डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप बस इतना याद रखना कि इस कैटेगरी के क्वेश्चंस में डायरेक्टली आपको पाइथागोरस लगाना है। पहले क्या लगाना है बताओ? पाइथागोरस, और फर्दर फिर सॉल्व कर। कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन आएगा तब दिखा दो। ठीक है, लेकिन ट्राइंगल का नाम और ट्राइंगल का साइड्स अगर दिया हुआ रहे तो यू हैव टू फर्स्ट डायरेक्टली अप्लाई पाइथागोरस एंड देन फर्दर सॉल्व द क्वेश्चन। इस वाले में लेकिन आपको डायरेक्टली पाइथागोरस से सॉल्व नहीं कर, इसमें आपको क्या अप्लाई करना है? पहले आपको के मेथड अप्लाई करना। क्या अप्लाई करना है बताओ? के मेथड। अब के मेथड क्या होता है उसको थोड़ा मैं बता देता हूं आपको। सपोज करो कि आपको बोला हुआ है कि राम का और श्याम का जो एज है वो 2:3 के रेशियो, कौन से रेशियो में बताओ? 2:3 के रेशियो में। तो राम की एज को 2 इयर्स और श्याम की एज को 2 इयर्स मानोगे, या राम की एज को 2x और श्याम की एज को 3x मानोगे? 2x और 3x के रास्ते जाओगे। अगर आपको रेशियो 2:3 किसी चीज का दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली तो ऐसा नहीं बोल सकते हो ना कि एक का वैल्यू 2 हो जाएगा, एक का वैल्यू 3 हो जाएगा। यहाँ पर वही वाला समस्या। देखो मैं समझा भी देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। जैसे साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अगर मान लो कि बोला रहे 3/4, इसका मतलब ये हुआ
कि साइन थीटा का डेफिनेशन क्या होता था, पी बाई एच। तो पी बाई एच का रेशियो आपको दिया हुआ है 3:4। कहने का मतलब है कि P/H इज इक्वल टू 3:4। ये इंफॉर्मेशन है आपके पास। लेकिन इस इंफॉर्मेशन में ये तो अज्यूम नहीं कर सकते ना कि परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा और मेरा हाइपोटेन्यूज जो है वो 4 हो जाएगा। आया बात समझ? तो यहां से सेफ क्या रहेगा हमारे लिए कि हम P को मानेंगे 3 की, क्या मानेंगे बताओ, X को हम थोड़ा अवॉइड करेंगे। जैसे राम श्याम के केस में हम 2x और 3x कह रहे थे, यहाँ पर X को हम अवॉइड करेंगे, हम K को यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर P को मानेंगे 3 के और H को मानेंगे 4 के। उसके बाद इसमें भी पाइथागोरस लगाएंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। तो बस इस चीज को याद रखना कि अगर ट्राइंगल और उसका साइड डायरेक्टली दिया हुआ है तो आपको K मेथड यूज करने का जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा क्या लगा सकते हो उसके ऊपर में, पाइथागोरस, एंड यू कैन सॉल्व द होल क्वेश्चन। और अगर मान लो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया और फर्दर कुछ अगर पूछा है तो इसमें पहले लगेगा K मेथड, इसमें डायरेक्टली पाइथागोरस नहीं लगेगी। क्योंकि इस वाले में क्या है कि साइड्स का वैल्यू डायरेक्टली अवेलेबल होगा तो सीधा आप पाइथागोरस पे अटैक कर सकते हो। लेकिन इस वाले में क्या है कि साइड्स का वैल्यू अवेलेबल नहीं होगा, इंस्टेड आपके पास में साइड्स के वैल्यू का रेशियो अवेलेबल होगा। तो इसीलिए पहले आपको P को 3 के और H को 4 के पकड़ना पड़ेगा, वहां के बाद से फिर पाइथागोरस और फर्दर फिर सॉल्व करना। ठीक है मेरे ख्याल में? तो इस चार्ट को आप लोग बना लो, मैं नीचे लिख देता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ, पहले कंप्लीट कर लेते हैं इसको। नंबर 1 इसमें अप्लाई K मेथड, हाँ ये पूरा बना लो आप, हाँ नोट। और सेकेंड नंबर पे अप्लाई पाइथागोरस, कहीं पे भी लिख लो। और यहां पर पहले ही स्टेप में डायरेक्टली अप्लाई पाइथागोरस नहीं, फर्स्ट एक्सरसाइज में यही 2 टाइप कर लो, फटाफट कॉपी कर लो इसको। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चंस को देखते हैं। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के आइडेंटिफाई करना। शुरुआत का 3-4 क्वेश्चन पहले मुझे सॉल्व करने देना, फिर आप लोग एक साथ करेंगे। हाँ देखो इसको, देखो पढ़ो इसको, क्या दिया हुआ, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट विच एंगल B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो पहले मेरे को बताओ कि इसमें K मेथड फिर पाइथागोरस या डायरेक्ट पाइथागोरस? डायरेक्ट पाइथागोरस। दूसरा मैं आपको और एक रहस्य का बात बताता हूं कि हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर में आपको कोशिश क्या करना चाहिए, आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमेशा क्वेश्चन के अंदर में ट्राइंगल के 2 साइड का इंफॉर्मेशन हो। जैसे इसमें डायरेक्टली ट्राइंगल और उसके 2 साइड के बारे में बताया हुआ, ठीक है ना, तीसरा साइड गायब है यहाँ से। तो आपका पहला ट्रायल यही होना चाहिए कि पाइथागोरस लगा कि वो तीसरा साइड मेरे को मिल जाए। और जैसे ही आपको तीसरा साइड मिल जाएगा ना, उसके बाद में बस आपको डेफिनेशन लगाना है, वो पंडित हरिहरन बोल, हरिहरन पंडित बोल वाला, और फटाफट आपका आंसर आता रहेगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, एक एक करके आराम से आ रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इसके पूरे सोल्यूशन को देखना और प्लीज एक बार कॉपी करने में इंटरेस्ट मत शो करना, आप बस अच्छे से देखते जाओ। क्वेश्चन के अंदर में ट्राइंगल का नाम क्या बोला बताओ, 90 डिग्री वाले वर्टेक्स को क्या मार्क करना है, बी। एकदम अच्छे से सुनना, बहुत इजी है और आपको अच्छा भी फील होगा जानने समझने के बाद। ये ट्राइंगल ABC हो गया आपका, 90 डिग्री बी पे आ गया हमारा। फिर कौन से साइड का वैल्यू आपको दिया हुआ है, AB का और BC का। AB का वैल्यू कितना दिया बताओ, 24, BC कितना दिया हुआ, 7। अब कौन गायब है यहाँ से, AC गायब है। तो पहले आप पाइथागोरस का ड्रामा करके AC को ढूंढ लो। क्या होगा पाइथागोरस से बताओ, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आओ वैल्यूज पुट करें इसके अंदर में, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। सॉल्व करने पे 576 प्लस 49, फर्दर सॉल्व करने पे 625, और ये आंसर है AC के स्क्वायर का। तो AC का आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। देखो ये आया समझ। तो यहां से फिर जो मेरा AC का वैल्यू है वो हो गया 25 सेंटीमीटर। प्लीज ध्यान से देखते रहना, बहुत आसान है, लेकिन सुनना तो पड़ेगा एक बार अच्छे से। नहीं, प्लस माइनस क्यों नहीं आएगा उसका भी मैं रीजन आपको दे सकता हूँ। प्लस माइनस इसलिए नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि साइड का लेंथ कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, मतलब मैथमेटिकली आएगा बट रिजेक्ट कर देंगे हम उसको, तो लिखेंगे ही नहीं टेक्निकली। ठीक है मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, पाइथागोरस लगाने वाला पार्ट तो बहुत ईजी था, सब कुछ समझ में आ गया हो। अब आप देखो कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, साइन ने पूछा ना, तो मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन से डील करना चाहता हूँ। अब बहुत सारा चीज है जो आपको दिमाग में ही सोचना है और ध्यान से सोचना ताकि आपसे कोई गलती नहीं। साइन के फॉर्मेट का रेशियो वाला डेफिनेशन क्या था, P/H। बट प्रॉब्लम ये है कि ट्राइंगल के अंदर में P का जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं रहता, वो तो एंगल टू एंगल चेंज होता रहता। तो आपको यहाँ पर बहुत केयरफुल होना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि साइन का डेफिनेशन है P/H, एंड देन यू नीड टू डिसाइड कि एंगल A के कॉन्टेक्स्ट में हु इज योर P एंड हु इज योर H। आया बात समझ। तो सिंस इन दिस क्वेश्चन in the first part we are trying to talk about angle A,
तो एंगल ए के कॉन्टेक्स्ट में वी मस्ट बी वेरी क्लियर कि 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला ये बंदा क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज। फिर इस एंगल के साथ वाला ये बंदा क्या बनेगा, बेस, और इसके ऑपोजिट वाला क्या बनेगा बताओ, परपेंडिकुलर। लेकिन जैसे ही पार्ट 2 में हम एंगल सी पे शिफ्ट करेंगे वैसे ही हमारा ये परपेंडिकुलर और बेस जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा। तो वहां आपको केयरफुल रहना है। हालांकि कुछ भी वहां लिख के नहीं दिखाना है आपको, सीधा ही लिखना है। साइन ए का डेफिनेशन बताओ फिर से क्या था, पी बाई एच। लेकिन पता होना चाहिए कि ए के कॉन्टेक्स्ट में पी कौन है, पी कौन है बताओ, 7। तो सीधा आप एक लाइन में लिख सकते हो कि अच्छा इस फोटो के हिसाब से साइन ए का आंसर हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 25। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा। फिर आ जाओ आप कॉस ए। तो कॉस ए के लिए वापस से आपको वही सोचना है कि कॉस का डेफिनेशन क्या होता था, बी बाई एच, और एंगल ए के कॉन्टेक्स्ट में बी कौन, एच कौन, ये सब ध्यान देना है थोड़ा सा। तो बी बाई एच होना चाहिए। एंगल ए के लिए बी कौन है, 24, तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय कितना, 25। क्लियर मेरे ख्याल। ध्यान पूर्वक एक बार देखते रहना। मैं पेज चेंज कर लेता हूं ताकि डायग्राम को अच्छे से अपन डिटेल में देख सके। सेकेंड क्वेश्चन में जब मैं शिफ्ट करूंगा मान लो एंगल सी के ऊपर में, तो आप देखना है यहाँ पर मेरे ख्याल में बी और पी जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा। सही कह रहा हूं क्या? अगर एंगल सी के बारे में बात करोगे तो अब आपका बेस कौन होगा, नाउ द बेस मस्ट बी बीसी एंड योर परपेंडिकुलर मस्ट बी हु, 24, ये ए बी। आया बात समझ। अब यहां से भी आपको क्या ढूंढना है बताओ, साइन ऑफ सी ढूंढना है। तो साइन का डेफिनेशन तो अभी भी पी बाई एच ही रहेगा, लेकिन एंगल सी के लिए पी ही चेंज हो गया। अब पी कौन है आपके लिए बताओ, 24, तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर 24 बाई 25। सिमिलरली कॉस सी का आंसर क्या होना चाहिए बताओ, 7 बाई 25। एक्सप्लेनेशन क्या है कि कॉस का डेफिनेशन था बी बाई एच, लेकिन एंगल सी के लिए बी ही चेंज हो गया। अब बी कौन है, B7 है इस फोटो के हिसाब से। आया बात समझ। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्लियर है। मैं एक बार जिस्ट में थोड़ा बोलना चाहूंगा, ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए था कि इस सवाल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं दिया हुआ हमको, शुरू में एज ए इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल और उसका 2 साइड। तो इसीलिए के मेथड इन्वॉल्व नहीं होगा, सीधा हम पाइथागोरस पे अटैक करेंगे। पाइथागोरस लगा के हमारा टारगेट ये रहेगा कि ट्राइंगल का तीनों साइड हमको समहाउ पता चलता है। जैसे ही तीनों साइड पता चल गया उसके बाद में आप देखो कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना कौन से एंगल का है, और उस एंगल के रेस्पेक्ट में कौन पी बनेगा, कौन बी बनेगा, कौन एच बनेगा, ये डिसाइड करना है। फिर उसके डेफिनेशन को अप्लाई करना है और वैल्यूज को रिप्लेस कर, एंड फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सावधान रह के करना है आप लोग। क्लियर मेरे ख्याल, कॉपी करिए इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। यहां देखो ध्यान से, इसको थोड़ा शॉर्ट में ही कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान से पहले पढ़ लो आप। ये बोल रहा है कि इन द फिगर, ये वाले फिगर का बात चल रहा है, आपको tan p माइनस cot r का आंसर बताना है। आप मेरे को बताओ कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है आपके लिए, कि आपके लिए ट्राइंगल और उसका साइड्स गिवन, ट्राइंगल और उसका साइड्स गिवन है, तो के मेथड इन्वॉल्व होगा या सीधा पाइथागोरस, सीधा पाइथागोरस। पाइथागोरस लगा के आपका टारगेट क्या रहे कि तीनों साइड का वैल्यू हमको पता चल जाए। 2 का तो पहले से पता है, एक और का गायब है, उसका ढूंढ लेते हैं। लिखो हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पे, पी आर। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ, 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इसका वैल्यू आ जाएगा 169 और उसका 144 आएगा, इधर ही ले आओ, तो माइनस 144 इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। यहां से क्यू आर के स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, मेरे ख्याल में 25, और क्यू आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल में 5। तो क्यू आर जो है वो हमको मिल गया कितना, 5। ठीक है, मेरे ख्याल में तीनों पार्ट पता चल गया आपको। अब 2 मिनट के लिए ना बोर्ड पर सब लोग ध्यान से देखो और एकदम बढ़िया से देखो, सुनना अच्छे से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आपको चाहिए tan ऑफ एंगल P माइनस cot ऑफ एंगल R। तो पहले आप ये सोचो कि tan का डेफिनेशन क्या था, रेशियो वाला, ज्यादा अच्छा रहेगा क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस बोल, क्या बोलोगे बताओ, परपेंडिकुलर बाय बेस। इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ P पहले से यूज किया। ठीक है, तो tan का डेफिनेशन क्या था बताओ, परपेंडिकुलर बाय बेस। लेकिन फिर हमको ये बात भी समझना पड़ेगा कि एंगल P के कॉन्टेक्स्ट, किसके कॉन्टेक्स्ट में बताओ, एंगल P के कॉन्टेक्स्ट में, थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं, देखो इसके कॉन्टेक्स्ट में परपेंडिकुलर होगा कौन, परपेंडिकुलर क्यू आर होगा, और बेस कौन होगा उसके लिए, पी क्यू होगा। तो इसका अगर मैं डेफिनेशन रिप्लेस करना चाहूं तो मेरे को क्या लिखना चाहिए बताओ, दिस इज इक्वल्स टू, वैल्यू डाल दूं क्या, चलो ठीक है, तो 5/12। आया समझ। फिर सेकेंड पार्ट में आप देखो, ध्यान से सोचना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। cot r के लिए
कॉट आर के लिए पहले तो सोचना आपको कि कॉट का डेफिनेशन क्या था। कॉट का डेफिनेशन क्या था? बेस बाय परपेंडिकुलर। और एंगल आर के लिए आपको सोचना है कि कौन बेस कौन परपेंडिकुलर, क्योंकि यहां तो एंगल आर है ना, तो एंगल आर के लिए क्यू आर है बेस और ये है परपेंडिकुलर। तो इसका भी जब आप वैल्यू रिप्लेस करोगे तो क्या होगा बताओ? फिर से 5/12 ही रहेगा। ये आया समझ सबको? अरे आया कि नहीं आया? आ गया पक्का? और अल्टीमेटली आंसर कितना हो जाएगा आपका? ठीक है, फिर रिपीट करूं कि हो जाएगा? ठीक, बड़ी कॉपी कर लो इसको। डन ये वाला मेरे ख्याल में सबका। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से कि साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। अब वापस से बार लिखना रुक जाना, ये नया क्वेश्चन है वापस, है ना। साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो मेरा सवाल वापस से आपसे ये रहेगा कि इस बार ट्राइंगल प्रोवाइडेड है आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्रोवाइडेड? ये पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आप पेन वेन छोड़ के थोड़ा सुने इसको, है ना। साइन ए आपको कितना दिया हो बताओ? 3/4। इसको करने का तरीका बहुत आसान, बस ध्यान से देखते थे। साइन का जो रेशियो वाला डेफिनेशन था वो क्या था बताओ? p/h। तो ये काइंड ऑफ आपको p/h का रेशियो बताया होगा। लेकिन अगर p/h का रेशियो 3:4 है तो हमको ऐसा कोई हक नहीं है कि हम p को 3 और h को सीधा 4 बोलते, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सोचेंगे क्या कि इसका मीनिंग एक तरीके से है कि p/h इज इक्वल्स टू 3:4। पहले तो ऐसे सोचना है। वैसे सोचोगे तो राम श्याम के एग्जाम्पल से वी कैन से कि p का आंसर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ k एंड h का आंसर क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ k। अब अगर इस सिचुएशन में मैं एक ट्राइंगल बनाना चाहूं, ऐसे रैंडमली सपोज करो राइट एंगल ट्राइंगल, और इसके इस नीचे वाले एंगल को मैं इस लेटर से एड्रेस करूंगा, क्योंकि साइन ए बोला हुआ है ना, मतलब साइन ऑफ एंगल ये है, वो इस एंगल को हम थोड़ी देर के लिए ए बोल देंगे। इस ए के कॉन्टेक्स्ट में कौन बेस कौन परपेंडिकुलर कौन हाइपोटेन्यूज, तो ये 90 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज, इसके साथ वाला व्यक्ति बेस और इसके ऑपोजिट वाला व्यक्ति परपेंडिकुलर। अब इस 3 साइड में से यू विल फाइंड कि 2 का आंसर आपको पता है, भले ही अच्छे से नहीं पता है की के टर्म्स में पता है, बट पता है, उनका वैल्यू आप यहाँ पर रिप्लेस कर दो। पी का आंसर कितना आपके हिसाब से और एच का आंसर कितना है, लेकिन बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढने के तो आपको बी का आंसर भी चाहिए होगा। अब आप बी का आंसर निकालोगे बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। पाइथागोरस कैसे वर्क करता था? तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपको जिसका जिसका वैल्यू पता है रिप्लेस करो, क्या हो जाएगा बताओ? मेरे ख्याल में 4k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3k का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आया समझ? दिस इंप्लाइज 16k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ? यहां कर लेते हैं, 9k स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा और माइनस करके कितना आएगा बताओ? 7k स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, और यहां से b का आंसर कितना रहेगा? रूट अंडर 7k स्क्वायर, k स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, तो टेक्निकली इट विल बी √7k। ये आया समझ? थोड़ा पूरा क्लियर है मेरे ख्याल में। अब जो 3 साइड था आपका, जिसमें से 2 को आप पहचानते थे और 1 को आप नहीं पहचानते थे, इसको पहचानते थे इसको पहचानते थे, ये बेचारा गायब था। अब उसका आंसर मिल गया, कितना मिला बताओ? √7k। अब इसके बाद वो आपसे जो भी पूछेगा ना, सबका आंसर बताने के स्टेटस में आप, अब बोलोगे कैसे बताने के स्टेटस में है हम लोग, तो देखो आपको पहले क्या चाहिए बताओ? कॉस। मैं यहाँ साइड में करके दिखाता हूँ, एक एक लाइन का ही है इसीलिए यहाँ कर लेता हूँ। हमको चाहिए कॉस ए। अब आप सोचो मन में कि कॉस का डेफिनेशन क्या हुआ करता था, बोलो जोर से बोलो, b/h। ओके, तो b/h, और ट्राइंगल में देखो कि कौन b कौन h। b है आपका √7k और h है आपका 4k। h 4k है ना, k कट गया यहां से, क्या बचेगा बताओ? √7/4। ये आपके cos a का आंसर आया, बात समझ? और आपको क्या चाहिए बताओ? tan a। तो tan a में क्या होगा बताओ? डेफिनेशन क्या था? tan a इज इक्वल्स टू, इट वाज p/b, पंडित बोल, है ना। p के जगह पर 3k, p के जगह पर 3k और b के जगह पर √7k। फिर से यू विल फाइंड कि k कट गया, क्या आएगा बताओ? 3/√7। ये आपका आंसर। मैं आता हूं उस चीज में, पहले बताओ कि यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब इसमें क्या नया था और उसकी वजह से हमने सोल्यूशन को कैसे चेंज किया, ये चीज मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। इस क्वेश्चन में मेरे को ऐसा लग रहा है कि ट्राइंगल नहीं दिया मेरे को, ट्राइंगल का साइड नहीं दिया मेरे को, इंस्टेड क्या दिया मेरे को? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इन्वॉल्वमेंट की वजह से मैं सीधा पाइथागोरस नहीं लगाऊंगा, मैं पहले की मेथड की हेल्प से इनको अज्यूम करूंगा, फिर पाइथागोरस लगाऊंगा।
और एक इमेजिनरी ट्राइंगल खुद ही बना लूं जिसका दो पार्ट मेरे को पहले से पता रहेगा और जो मिसिंग पीस ऑफ पजल रहेगा उसको मैं पाइथागोरस से ढूंढ लूंगा। ढूंढने के अंदर ट्राइंगल तैयार, और ट्राइंगल तैयार हो जाने के बाद में आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए उनका डेफिनेशन अप्लाई कर करके आप वैल्यू बिठाते जाओ, ठीक है। और वैसे नियम अनुसार मतलब मैथ्स में एक ट्रेडिशन है कि कभी भी रूट वाले एक्सप्रेशन को हम नीचे नहीं छोड़ते, ठीक है। तो समय अगर आपके पास में तो आपको रैशनलाइज कर देना चाहिए, ठीक है। और नहीं ऐसे में तो ट्रिग्नोमेट्री में ये रिस्क ले सकते हो कि ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी चलना चाहिए। क्लियर मेरे ख्याल में? करिए, कॉपी करिए। देखो अगला क्वेश्चन देखो, और इसमें आप लोग मेरे साथ साथ ही लिखते जाना, ठीक है। पहले आप मेरे को ये बताओ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है कि ट्राइंगल दिया हुआ? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही स्टार्ट करो। लिखो 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। तो यहां से cot A इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8/15। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिशियल डेफिनेशन क्या था इस बेचारे का? पंडित बोल, उल्टा उसका बोल पंडित, तो B/P। उसके हिसाब से यू कैन से कि लेट B इज इक्वल्स टू 8K एंड P इज इक्वल्स टू कितना? 15K। सही कह रहा हूं शायद? अब कौन गायब है सिचुएशन में से? हाइपोटेनस गायब है। तो आप पहले एक ट्राइंगल भी बना ही लो रेफरेंस के लिए, ठीक है। नाम इस बार भी दे देंगे हम A, क्योंकि एंगल को A बोला हुआ क्वेश्चन में। इसके साथ ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। बेस और परपेंडिकुलर हमको पहले से पता है। बेस इज 8K एंड परपेंडिकुलर इज 15K, ठीक है। हाइपोटेनस ढूंढ लेते हैं। तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा बताओ? h स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वैल्यू डालोगे तो 15K होल स्क्वायर प्लस 8K होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे 225K स्क्वायर और यहां से 64K स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 289K स्क्वायर। ये h स्क्वायर का आंसर है। यहां से h का आंसर रूट अंडर 289K स्क्वायर, तो मेरे ख्याल में 17K हो जाना चाहिए h का आंसर, ठीक है। यहां तक h आ गया आपका 17K। अब यहां से देखो कि पूछा क्या क्या है। साइन ए पूछा है और सेक ए पूछा है। तो साइन ए का रिकॉल करो, ऑफिशियल डेफिनेशन क्या था? P/H। P क्या है फोटो में, H क्या है फोटो में? देखो मेरे ख्याल में 15K और बाय 17K, K कट गया, इट इज 15/17। और सिमिलरली आप मेरे को बताओ सेक ए चाहिए अपने, तो सेक ए क्या हो जाएगा बताओ? H/B हाइपोटेनस बाय बेस, दिस इज इक्वल्स टू 17K अपॉन में बेस के जगह पर मेरे ख्याल में 8K। K फिर से गया, इट इज 17/8। ये आपका आंसर, ठीक है। कर लो कॉपी फटाफट, हो गया। अगला क्वेश्चन देखो एक बार। अगला क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा मेहनत करना है हम लोग को। जैसे अभी तक दो दो चीज का रेशियो पूछ रहा था, इस बार क्या है कि एक का वैल्यू दिया और बाकी पांचों पूछ लिए। नॉट टफ, 2 मिनट हो जाएगा। मतलब 6 होता है, एक का दिया बाकी 5 का पूछा। लिखो। अच्छा कोशिश करो कि इसमें खुद से दिमाग चलाओ आप लोग और फटाफट करो इसको। सेक थीटा आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 13/12। सेक का ऑफिशियल डेफिनेशन h/b। तो यहां पर हम बोलेंगे कि h इक्वल्स टू 13K, b इज इक्वल्स टू 12K। फिर छोटा सा ट्राइंगल बना लेंगे और सबको यहाँ फिलअप कर देंगे 90 डिग्री। फिर यहाँ पर हमारा एंगल, अच्छा इस बार एंगल का नाम क्या है? थीटा। तो थीटा मार्क करेंगे हम यहाँ पर। थीटा अगर ये है तो बेस आपका हो जाएगा ये वाला, परपेंडिकुलर ये वाला और हाइपोटेन्यूस ये वाला। पता आपको हाइपोटेन्यूस है 13K, बेस आपको पता है शायद 12K और हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर अभी के लिए मिसिंग p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सॉल्व करो इसको तो 13K का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 12K का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे 169K स्क्वायर, वो होगा 144, इधर ही ले आओ तो 144K स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। यहां से p स्क्वायर का आंसर 25K स्क्वायर और p का आंसर 5K, ठीक है। सो p इज इक्वल्स टू, यहां से हमको मिल गया 5, ठीक है। अब इसके बाद में जब तीनों आपको पता चल ही गया तो एक एक करके आप बस डेफिनेशन लगाते जाओ और सब मिल जाएगा।
अब एक सेकंड रुकना, एक चीज मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ, जब कभी भी ऐसे तीनों को निकालने का बात चले ना, तो आपको एक्चुअली में क्या है कि सबके लिए मेहनत नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ साइन कॉस और टेन निकालने का ट्राई करना चाहिए, बाकी लोग तो उसका उल्टा ही है, ठीक है ना। तो चलो पहले साइन निकालते हैं। हाँ साइन थीटा निकाल, साइन थीटा कितना हो जाएगा, p/h, p कितना है आपका 5k/13 के, और k कट गया, ये बचेगा 5/13। साइन थीटा के बाद में कॉस थीटा, देखो दो बातें, कॉस थीटा एक तो आप b/h से भी निकाल सकते हो, सेम ही आंसर आएगा, लेकिन आप यदि अच्छे से ऑब्जर्व करो तो सेक थीटा का उल्टा ही तो कॉस थीटा होता है। तो सेक थीटा यदि क्वेश्चन में 13/12 है तो डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि कितना हो जाएगा 12/13। बाकी आप b/h भी लगाओगे तो सेम ही आंसर आएगा। और कॉस के बाद में क्या चाहिए अपने को, टेन थीटा। टेन का डेफिनेशन क्या होता था, p/b। p कितना आपके फोटो में 5k, और b कितना आपके फोटो में 12k, k कट गया कितना आ जाएगा 5/12। अब सबका रेसिप्रोकल लेना है, अगर मिसिंग है किसी का वैल्यू तो साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। इसका आंसर साइन का उल्टा तो 13/5। सेक हमको नहीं चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ था, और नेक्स्ट हमको चाहिए टेन का उल्टा कॉट थीटा, वो कितना हो जाएगा, ये 5/12 आया था तो वो हो जाएगा 12/5। ठीक है मेरे ख्याल, डन। चलो एक लास्ट चीज, हाँ लिख लो, पकड़ नहीं हुआ। इसके बीच का बाकी सारा क्वेश्चन अगले क्लास करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी, बस आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना। नहीं वो सब बहुत लंबा है, अगले क्लास, आज टाइम थोड़ा कम है, आज इसको खत्म करते हैं फटाफट। देखना जरा ध्यान से, ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है। अगर थ्योरी आपको सारा क्लियर है ना तो आप बहुत ही आराम से आंसर्स कर पाओगे, ठीक है। फर्स्ट इज द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, फॉल्स। 10 का हालत ऐसा था कि इट वॉज p/b, और p/b में कौन बड़ा कौन छोटा ये तो हम बता ही नहीं सकते, इसकी वजह से हमेशा 1 से बड़ा होगा ऐसा तो जरूरी नहीं है, और हमेशा 1 से छोटा होगा ऐसा भी जरूरी नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सेक a इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल e, इसका आंसर है ट्रू। मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों। सेक का डेफिनेशन रिकॉल कर, h/b, ठीक है ना। तो ये जो रेशियो है इसका आंसर 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला नंबर क्या है, छोटा है। और जो ये वैल्यू क्लेम करना चाह रहा है उस वैल्यू में भी आप देखो कि ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला नंबर क्या है, छोटा, इसीलिए ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। इसीलिए ये सिचुएशन हो गया ट्रू। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल E। cos A का फुल फॉर्म क्या था, फुल फॉर्म रेशियो नहीं, SIN को हम पढ़ते थे साइन, COS को हम पढ़ते थे कॉस, और फुल फॉर्म क्या होता था कोसाइन, ठीक है ना। ये लेकिन cos A का फुल फॉर्म क्या बोलना चाह रहा है, कोसेकेंट। कोसेकेंट किसका फुल फॉर्म था, कोसेक A का। किसका फुल फॉर्म था कोसेकेंट, कोसेक A का था। तो ये तो एक तरीके से गलत बात बोल रहा है, फॉल्स। नहीं आया समझ, रुक जाओ एक सेकंड, हाँ बस परेशान नहीं होना है हम लोग को, इस स्लाइड को देखना है। ये देखो ये फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म ये, इसका फुल फॉर्म ये, और इसका फुल फॉर्म ये। लेकिन वो जो बोल रहा है वो बोलना क्या चाह रहा है कि कॉस का फुल फॉर्म कोसेकेंट को बता रहा है, ये तो गलत बात है। आया समझ, अच्छा नेक्स्ट देखो आप, cot A इज प्रोडक्ट ऑफ cot NA, ये तो गलत बात, ठीक है ना, ये भी हो जाएगा फॉल्स। इसका रीजन कुछ नहीं है, मतलब अब मेरा नाम अनीश है, मैं थोड़े बोल सकता कि माय नेम इज सम ऑफ अनीश प्लस झा, तो एक नाम है बस, ठीक है ना। तो cot A अपने आप में एक नाम है, इनका प्रोडक्ट वगैरह कुछ नहीं है, क्लियर मेरे ख्याल। आगे देखो कि sin थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा, एक्सप्लेन करो क्यों। साइन थीटा का डेफिनेशन p/h, तो नीचे का नंबर बड़ा और ऊपर का नंबर छोटा होना चाहिए था, ये लेकिन ऊपर बड़ा नीचे छोटा ले लिया है, इसलिए ये वाला भी क्या हो जाएगा फॉल्स। क्लियर मेरे ख्याल। चलो आज के लिए